दोस्तों नमस्कार। हिंदी दृष्टि के YouTube चैनल पर मैं हुकुम सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हिंदी भाषा और उसका विकास लेकर मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत हूं। यह एक ऐसा टॉपिक है जो हायर एजुकेशन, UGC नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, LT ग्रेड और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी है। अभी नज़दीक में GDC, LTGIC और अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं लगी हुई हैं जिनमें यहाँ से प्रश्न आना लगभग तय रहता है। तो आइए समझते हैं हिंदी भाषा और उसका विकास। भोलानाथ तिवारी ने भाषा परिवारों की संख्या 13 मानी है। भारोपी परिवार के अन्य नाम भी हैं इंडो जर्मनिक, भारत हित्ती परिवार और आर्य परिवार। भारोपी परिवार की 10 शाखाओं को सतम और केंतुम 2 भागों में बांटा गया है। जो भारोपी परिवार है उसकी कुल 10 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? 10 शाखाएं। उनको कितने भागों में बांट दिया गया है? 2 भागों में, एक सतम और दूसरा केंतुम। सतम वर्ग की भाषा में 4 भाषाएं जिसमें भारत ईरानी यानी आर्य जिसको कहते हैं, बाल्टो स्लाविक, आर्मीनी और अल्बानी। उसी तरह से केंतुम वर्ग में भी 6 भाषाएं आती हैं। अब समझते हैं भारतीय आर्य भाषाओं के कितने चरण होते हैं। तो अक्सर प्रश्न यहाँ से सबसे ज़्यादा पूछता है। इसके अंतर्गत प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। यानी अगर बात करें तो भारतीय आर्य भाषा के कुल 3 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? भारतीय आर्य भाषा के कुल 3 चरण होते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत आती है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या अवहट्ट आती है। और आधुनिक आर्य भाषा के अंतर्गत हिंदी, बंगला, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, उड़िया, मराठी यानी 1000 ईस्वी के आसपास की जो भाषाएं हैं ये आधुनिक आर्य भाषाओं के अंतर्गत आती हैं। यहाँ पर सुनीत कुमार चटर्जी क्या कहते हैं कि अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी अवहट्ट को माना जाता है। अवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो अवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ण रत्नाकर में ज्योतिरेश्वर ठाकुर ने किया। विद्यापति ने कीर्तिलता की भाषा को अवहट्ट कहा है। यानी कीर्तिलता विद्यापति की रचना है और इसमें जो भाषा प्रयोग की गई है उस भाषा को विद्यापति ने अवहट्ट भाषा कहा है। शुद्ध खड़ी बोली के प्रारंभिक नमूने खुसरो के यहाँ देखने को मिलते हैं। आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास क्रम क्या है इसको देख लेते हैं। आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पर इसको नोट कर लीजिएगा। आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास यानी आजकल की जो भी भाषाएं हैं, आधुनिक आर्य भाषाएं जो हैं जिनका विकास क्रम 1000 ईस्वी के बाद माना जाता है, तो इनका विकास क्रम पूछा जाता है कहाँ से हुआ। तो आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास जो है अपभ्रंश से हुआ। कहाँ से हुआ? अपभ्रंश से हुआ। आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण सर्वप्रथम हार्नले ने किया। कि आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया? तो हार्नले ने किया। जॉर्ज गेरसन का ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया है। जॉर्ज गेरसन का ग्रंथ कौन सा है? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ओकार बहुला कौन सी हैं? ओकार बहुला ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, कुमाऊनी, गढ़वाली, मारवाड़ी और मालवी। आकार बहुला में देखें तो कौरवी और दक्षिणी आती हैं। उदासीन आकार बहुला में देखें तो अवधी और बघेली आती है। ईकार बहुला में देखें तो भोजपुरी आती है। भोजपुरी में ईकार बहुला, ब्रज वगैरह में, बुंदेली में, कन्नौजी में, इनमें ओकार बहुला। और हम लोग जो कौरवी आकार बहुला यानी खड़ी बोली, इसमें आकार बहुला वगैरह का प्रयोग होता है। और अवधी वगैरह में उदासीन आकार बहुला। मारवाड़ी पश्चिम में, मारवाड़ी पश्चिम में, मालवी दक्षिण में, मारवाड़ी पश्चिम में, मालवी दक्षिण में, मेवा उत्तर में यानी मेवाती उत्तर में और जयपुरी पूरब में, जयपुरी पूरब में। लोक प्रचलन की दृष्टि से भोजपुरी जो है हिंदी की सबसे बड़ी बोली है। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है। विदेशिया नाटक इन्हीं का है। साहित्यिक दृष्टि से मैथिली बिहारी हिंदी की सबसे संपन्न बोली है। यह संविधान की 8वीं अनुसूची में भी शामिल है। अगर साहित्यिक दृष्टि से देखें तो मैथिली बिहारी हिंदी की सबसे संपन्न बोली है। सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोली गई बोली लोक प्रचलन की दृष्टि से भोजपुरी है, लेकिन साहित्यिक दृष्टि से देखें तो बिहार में मैथिली बिहारी हिंदी की सबसे संपन्न बोली है। यह संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। भोजपुरी शामिल नहीं है। इसको शामिल होने के लिए लोग
प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये शामिल नहीं हो पाई है। हालांकि बहुतायत लोगों द्वारा यह बोली जा रही है भोजपुरी, लेकिन मैथिली साहित्यिक दृष्टि से भी बहुत ही संपन्न है और साथ ही साथ इसको 8वीं अनुसूची में भी शामिल किया गया है। इसका उद्भव मागधी अपभ्रंश से होता है, यानी मैथिली का उद्भव कहाँ से होता है? मागधी अपभ्रंश से होता है। ब्रज भाषा का आरंभिक रूप आदिकालीन साहित्य में पिंगल तथा मध्यकाल में भाखा नाम में मिलता है। बंगाली कवि ईश्वर चंद्र गुप्त ने ब्रज बोली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है। कौरवी का प्रयोग राहुल शांकरत्यायन ने सबसे पहले किया, यानी खड़ी बोली को कौरवी सबसे पहले किसने कहा? तो डॉक्टर राहुल शांकरत्यायन ने कहा। बिम्स, सुनीति कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा आदि भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार खड़ी बोली का आधार कौरवी ही है। खड़ी बोली मानक हिंदी का आधार कालब्रुक ने कनौजी को माना है। विद्वानों में खड़ी बोली का अर्थ किसने क्या माना है? अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है कि खड़ी बोली को किसने किस रूप में माना है, वो यहाँ पर देख लेते हैं। खड़ी बोली को सुनीति कुमार चटर्जी सीधी भाषा कहते हैं, कामता प्रसाद गुरु कर्कश कहते हैं, गिलक्राइस्ट गंवारू भाषा कहते हैं खड़ी बोली को, और किशोरी दास वाजपेयी खड़ी पाई से संबंधित मानते हैं। गा से गिलक्राइस्ट, गा से गंवारू, याद रखिएगा ये ट्रिक। गा से गिलक्राइस्ट, गा से गंवारू, का से कामता, का से कर्कश, सा से सुनीति, सा से सीधी। सुनीति सीधी, का से कामता, का से कर्कश, गा से गिलक्राइस्ट, गा से गंवारू, और किशोरी दास वाजपेयी से खड़ी पाई से संबंधित मानते हैं। ईश्वरी बुंदेली लोक साहित्य के कवि हैं। ईश्वरी जो है बुंदेली लोक साहित्य के कवि हैं। आल्हा बुंदेली की ही एक उपबोली बनाफरी में लिखा गया है। आल्हा कांड से कौन भला परिचित नहीं है? परमाल रासो जिसका दूसरा नाम है। धीरेन्द्र वर्मा बुंदेली को कन्नौजी के समान ब्रज की एक उपबोली मानते हैं। अब आइए समझते हैं राजभाषा हिंदी को। राजभाषा हिंदी की क्या स्थिति रही है? यहाँ से प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछ लेता है। राजभाषा हिंदी आयोग का पेट टॉपिक रहा है। सन 1949 ईस्वी में श्री राजगोपालाचारी ने संविधान सभा में नेशनल लैंग्वेज के स्थान पर, क्या है? सन 1949 ईस्वी में श्री राजगोपालाचारी ने संविधान सभा में नेशनल लैंग्वेज के समानांतर एक स्टेट लैंग्वेज यानी राजभाषा शब्द का प्रयोग किया। तो सबसे पहले राजभाषा शब्द का प्रयोग किसने किया? श्री राजगोपालाचारी ने। कब? 1949 में। राजभाषा आयोग का गठन बहुत एकदम ये समझ लीजिए यूजीसी की परीक्षाओं में क्या दसियों बार ये प्रश्न पूछा गया होगा। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? तो राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ। राजभाषा आयोग का गठन 1955 में बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में हुआ। बीजी खेर, कभी कभी बाल गंगाधर खेर वहाँ पर नहीं लिखता है, वहाँ पर लिख देता है बीजी खेर। तो याद रखिएगा राजभाषा आयोग का गठन 1955 में बीजी खेर यानी बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में हुआ। यानी प्रश्न इस तरह से भी पूछ सकता है कि 1955 में जब राजभाषा आयोग का गठन किया गया तो उसकी अध्यक्षता किसने की? तो बाल गंगाधर खेर ने की। राजभाषा अधिनियम 1963 में पास हुआ और राजभाषा नियम 1976 में बना। अक्सर ये पूछ लेता है राजभाषा आयोग का गठन, राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियम, इसमें आगे पीछे क्रम से लगाने को कहता है। तो राजभाषा आयोग सबसे पहले 1955 में बना, उसके बाद में अधिनियम 1963 में आया और उसके बाद में राजभाषा नियम 1976 ईस्वी में बना। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान कर दिया गया। संविधान के भाग 5, 6 और 17 में, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अक्सर प्रश्न भाग 17 से पूछता है, लेकिन कभी कभी अगर डीप पूछना होगा पीसीएस वगैरह में, संविधान का भाग 5 और 6 भी पूछ सकता है। संविधान के भाग 5, 6 और 17 में, खासकर LTGIC और GDC में जब आप मेंस लिखने जाएंगे तो देखेंगे कि संविधान का भाग 5, 6 और 17 में राजभाषा संबंधी प्रावधान है। जब ये लाइन आप लिख देंगे तो एग्जामिनर भी सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि यानी कैंडिडेट्स को सभी भागों के बारे में जानकारी है। अमूमन लोग भाग 17 में ही जानते हैं कि उसमें जो है 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है, लेकिन नहीं, भाग 5, भाग 6 और भाग 17 तीनों में राजभाषा संबंधी प्रावधान बताए गए हैं। भाग 17 का शीर्षक राजभाषा है। इस भाग में 4 अध्याय हैं जो अनुच्छेद 343 से 351 तक, अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 के अंतर्गत आते हैं ये चारों अध्याय। इसे मुंशी आयंगर फार्मूला भी कहा जाता है। यानी ये जो राजभाषा भाग 17 जो है इसमें 4 अध्याय भी हैं, 343 से अनुच्छेद 351 तक के अंतर्गत आता है और इसे मुंशी आयंगर फार्मूला के नाम से भी जाना जाता है। अनुच्छेद 120(1) भाग 5, अनुच्छेद
210 भाग 6 में क्रमशः संसद एवं विधानमंडलों के भाषा संबंधी विवरण उपलब्ध हैं। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी और संघ के शासकीय प्रयोजनों हेतु भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप प्रयोग होगा, अनुच्छेद 343 में बताया गया है। हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि भारतीय अंकों का कौन सा रूप प्रयोग किया जाता है, तो भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप हमारे यहाँ प्रयोग किया जाता है राजभाषा हिंदी में भी। अनुच्छेद 343 के अंतर्गत इस बात का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग के गठन की बात कही गई है। राजभाषा आयोग के गठन की बात किसमें कही गई है? अनुच्छेद 344 में। अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही की बात की जाए तो 348 में है। राजभाषा आयोग के गठन की बात कहा जाए तो 344 में है। अनुच्छेद 344(1) और अनुच्छेद 351 में 8वीं अनुसूची में उल्लिखित 22 भाषाओं का संदर्भ आया है। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किन 2 अनुच्छेदों में 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है, तो 8वीं अनुसूची और अनुच्छेद 344(1) और अनुच्छेद 351। 344 जिसमें राजभाषा आयोग के गठन की बात कही गई और अनुच्छेद 351 जिसमें ये कहा गया है कि केंद्र जो है राजभाषा हिंदी को आगे बढ़ाएगा। हिंदी का कंप्यूटरीकरण भी किया गया है। उसकी मौलिकता के साथ साथ उसको आज के समय में कैसे अपडेट किया जाए उसका भी प्रयास किया गया है। हिंदी का अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर कोई नहीं है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही एकमात्र माध्यम है। 1977 में सर्वप्रथम हैदराबाद की कंपनी एसिल ने फोर्ट्रान नामक कंप्यूटर भाषा में पहली बार हिंदी को कंप्यूटर पर उतारा। 1980 में DCM कंपनी ने सिद्धार्थ नामक मशीन पर शब्दमाला कार्यक्रम तैयार किया। पुनः हैदराबाद की CMC कंपनी ने 3 भाषाओं अंग्रेजी, हिंदी और एक भारतीय भाषा के शब्द संसाधन के लिए लिपि नामक मशीन बनाई। ये वो प्रयास हैं जो हिंदी को कंप्यूटरीकृत बनाने के लिए और जो हिंदी में त्रुटियां हैं उनके सुधार के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं, इनका जिक्र इसमें किया गया है। मोदी जी रॉक्स क्या करता है? अंग्रेजी भाग को हिंदी में फोटोकॉपी कर लेता है। नए लोगों, बच्चों तथा विदेशियों को हिंदी का ज्ञान देने के लिए लीला नामक पैकेज तैयार किया गया है। 1977 के बाद हिंदी के कंप्यूटरीकरण में तीव्र प्रगति हुई। कंप्यूटर हिंदी टाइपिंग की 3 विधियाँ मुख्य बताई गई हैं, एक फोटोनिक, एक इनस्क्रिप्ट और तीसरी रेमिंगटन। भारत की आधिकारिक टाइपिंग पद्धति इनस्क्रिप्ट पर आधारित है। हिंदी यूनिकोड में प्रयुक्त फोनोटिक, बराह सॉफ्टवेयर और अब नवीनतम भाषा इंडिया का इंडिक, IMI और गूगल हिंदी टाइपिंग में भी प्रयोग होते हैं। कनिंघम ने ब्राह्मी लिपि का विकास आर्यों से माना है। ब्राह्मी लिपि का विकास किसने कहाँ से माना है, इसका जिक्र यहाँ पर किया गया है। तो कनिंघम ने ब्राह्मी लिपि का विकास आर्यों से माना है। थॉमस ने ब्राह्मी लिपि का निर्माण द्रविड़ों से माना है। ब्राह्मी लिपि के प्राचीनतम नमूने पिपराला के स्तूप बस्ती और बरली गांव अजमेर से प्राप्त हुए हैं। यानी जो ब्राह्मी लिपि है, जिसके ब्राह्मी, गुप्त, कुटिल, देवनागरी, यानी जिससे हमारी देवनागरी लिपि उत्पन्न हुई है, तो यानी उसकी मूल जो थी ब्राह्मी लिपि, उसका नमूना हमें कहाँ से मिला है, उसकी शुरुआत कहाँ से पाई जाती है, उसी का जिक्र इसमें किया गया है। तो यानी ब्राह्मी लिपि के प्राचीनतम नमूने हमारे उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में पाए जाते हैं और अजमेर से भी प्राप्त होते हैं। खरोष्ठी लिपि के प्राचीनतम नमूने सहबाजगढ़ी, मानसेरा और अशोक के अभिलेखों से प्राप्त होते हैं। खरोष्ठी लिपि के प्राचीनतम नमूने कहाँ से प्राप्त होते हैं? सहबाजगढ़ी, मानसेरा और अशोक के अभिलेख से। ब्राह्मी लिपि का आप लोगों को अक्सर पूछ लिया जाता है कि ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का प्राचीनतम लिपि कौन सी है, तो ब्राह्मी लिपि है। ये भी पूछ सकता है कि ब्राह्मी लिपि का प्राचीनतम नमूने कहाँ से मिलते हैं, तो हमें बस्ती के विपराला के स्तूप से मिलते हैं। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट ने 7वीं-8वीं सदी के एक शिलालेख में किया है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? गुजरात के राजा जयभट्ट के यहाँ 7वीं-8वीं सदी में एक शिलालेख में मिलता है। मुद्रण के लिए देवनागरी टाइप सबसे पहले यूरोप में बने थे। मुद्रण यानी छपाई के लिए जो देवनागरी टाइप बने थे सबसे पहले भारत में नहीं बने थे। कहाँ बने थे? यूरोप में बने थे। चार्ल्स विल्किंस ने और पंचानन को भारत में नागरी टाइप बनाने का श्रेय दिया जाता है। चार्ल्स विल्किंस और पंचानन को भारत में नागरी टाइप बनाने का श्रेय दिया जाता है। गुप्त काल में ब्राह्मी लिपि के 2 भाग हो गए, एक दक्षिण शैली और एक उत्तरी शैली। तो दक्षिण शैली की बात करें तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ लिपि का विकास हुआ। दक्षिण शैली से किसका विकास हुआ? अक्सर प्रश्न पूछ लेता है। तो दक्षिण शैली से तमिल, तेलुगु और कन्नड़ लिपि का विकास हुआ। वहीं उत्तरी शैली से ब्राह्मी की उत्तरी शैली से गुप्त, कुटिल, जिसको सिद्धमातृका भी कहते हैं, और देवनागरी लिपि का विकास हुआ। फिर देवनागरी कश्मीर क्षेत्र में जाने पर शारदा लिपि बन जाती है। देवनागरी लिपि का विकास क्रम 9वीं सदी माना जाता है। शारदा लिपि का विकास क्रम 10वीं सदी माना जाता है। ब्राह्मी की दक्षिणी शैली के अंतर्गत तमिल, तेलुगु और कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ। वहीं ब्राह्मी की उत्तरी शैली के अंतर्गत ब्राह्मी, गुप्त, कुटिल और देवनागरी लिपियों का विकास हुआ। तो आज हम लोगों ने हिंदी भाषा और उसके विकास क्रम को समझा। अक्सर यहाँ से प्रश्न सीधे सीधे टकरा जाते हैं। ये जो नोट्स हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं
ये नोट्स आपकी परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ऐसे ही परीक्षा ओरिएंटेड वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियोज़ पे। आज के वीडियो में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।